जय हिंद। बिहार एग्जाम्स की तैयारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना है। बिहार एग्जाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। जैसे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, मतलब बिहार के जो भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी, उसका प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इस चैनल पर आपको उसकी तैयारी हो, उसका प्रैक्टिस सेट हो, मिल जाएगा। और अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आया है वो हम लोग कर रहे हैं। और आज हमें करना है सेट नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास बरून का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। यानी कि भारत और किस देश के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है वह बरून अभ्यास किसके बीच होता है? तो फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस के बीच। तो फ्रांस के बीच एक तो बरून और दूसरा एक और है शक्ति। कौन सा? शक्ति और बरून। और यह जो अभ्यास है बरून, यह नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यह नौसैनिक अभ्यास है और यह इसका जो आयोजन 2024 में किया गया, यानी 22वां, यह भूमध्य सागर में। कहाँ किया गया? भूमध्य सागर में किया गया। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। भूमध्य सागर में हुआ था और नौसैनिक अभ्यास है। और एक और अभ्यास कौन? शक्ति और बरून, दोनों भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है तो अयोध्या राम मंदिर को। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा? बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा? तो यह बेगूसराय में। किस जिले में? बेगूसराय में खोला जाएगा। बिहार के राज्यपाल बताइए, बिहार के राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान में रखना है, राज्यपाल पूछ सकता है। आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? कृषि ऋण सीमा को बिना गारंटी के कितना? तो 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया? सबसे जहरीला पौधा तो जिम्पी। सबसे जहरीला पौधा, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में जिम्पी को चिन्हित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42वीं है। कौन से स्थान पर? 42वें स्थान पर। यहाँ एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है, ध्यान में रखना है। और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, फर्स्ट स्थान पर कौन रहता है? पहला स्थान पर अमेरिका है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर फ्रांस। और भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 42वें स्थान रहा। इसमें भारत ने 38.64 का स्कोर किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा? तो नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। चलिए, और देखा जाए मतलब लुसाने डायमंड लीग में कितना मीटर थ्रू किया था नीरज चोपड़ा? तो 89.49 मीटर। 89.49 मीटर। वहीं नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 मीटर। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, बना है। तो 89.45 मीटर यह ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक का। और यह 89.49 यह लुसाने डायमंड लीग का। चलिए, अगला क्वेश्चन उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में तवा जलाशय को रामसर सूची में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में है? तो तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो कुल रामसर साइट है 85 से बढ़ के 4 और बढ़ गया है, 89 हो गया है। कितना हो गया है? 89 हो गया है। वहीं बिहार में देखा जाए कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में 3 रामसर साइट है और इसमें से 2 को हाल ही में, मतलब नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, उनको हाल ही में रामसर स्थल में जोड़ा गया है, नागी और नकटी को। तो बिहार में कुल मिला के 3 है।
और टोटल पूरा भारत में कितने हैं तो 89 है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है तो तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, यानी कि 18 है, और 18 या 18 से ज़्यादा हो गया इधर। और उसके बाद यानी ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चलिए, विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है? चावल एटीएम तो उड़ीसा में। चावल एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है तो मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और वहीं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, रघुवर दास है उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। चलिए, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमुर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? मतलब यह किस राज्य में है? गुरु घासीदास तिमुर पिंगला टाइगर रिजर्व यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और यह आरएएस के एग्जाम में पूछा भी गया है, आरएएस एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक है परिमल नाथ बानी, परिमल नाथ बानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई? डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा? तो महिला आयोग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश अपना भारत है। कौन है? भारत है। और दूसरे स्थान पर नहीं, पहला स्थान पर भारत है, दूसरा स्थान पर नाइजीरिया है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है और चाइना का स्थान चौथा है। समझ लीजिए, चाइना चौथे नंबर पर और अपना भारत नंबर 1 पे है। 16 नंबर क्वेश्चन कि देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है चेन्नई में। कहाँ? मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में शुरू किया गया है। उसके बाद है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? एकलव्य का अनावरण किसने किया? तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किया है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया? तो एक तो संस्कृत और दूसरा मैथिली। कौन है? मैथिली। चलिए, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें झांसी शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? झांसी शामिल नहीं है। इसमें सूरत, आगरा और जबलपुर शामिल है। ठीक है, सूरत, आगरा और जबलपुर शामिल है श्रेणी 1 में, झांसी इसमें शामिल नहीं है, बस 3 ही शामिल है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कि मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? मिशन मौसम तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसका उद्देश्य है मानसून का पूर्वानुमान, मौसम में बड़े बदलाव को समझना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कंगनहल्ली कर्नाटक में है, जिस पर रन्नू अशोक लिखा गया है। रन्नू अशोक तो कंगनहल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह ड्रेकान कानून जो है ग्रीस से संबंधित है। किस सभ्यता से? ग्रीस से सभ्यता से। उसके बाद इनमें से किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? चांदी के जलाली सिक्के तो अकबर के समय में। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी और प्रथम अध्यक्ष कौन? प्रथम व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा दादा भाई नौरोजी। चलिए, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल यह काकोरी ट्रेन कांड कहिए और नया नाम बदल दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल। और यह जो घटना हुई थी 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसको भारत सरकार ने नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद राजेंद्र लिहरी, रोशन सिंह, इन सभी से संबंधित है और इन सभी को 1927 में फांसी दी गई थी। 1927 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन कौन सा है? तो
प्रथम आंदोलन सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना की गई थी 1873 में। 1873 में स्थापना की गई थी। और किनके द्वारा? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थे ज्योतिबा फुल्ले। और इनकी स्थापना का उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को मुक्त करना, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? फ्रांसीसी क्रांति ने किनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो रूसो। किससे? रूसो से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन है दशम ग्रंथ में। किसमें? दशम ग्रंथ में। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ? कौशल एवं मगध के मध्य जो संघर्ष हुआ है उसका प्रारंभ किसके समय में? तो अजातशत्रु। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, जो कि सही है। वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता, जो कि गलत बात। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक यह उग्रवादी विचारधारा के थे। ठीक है, यह नरमपंथी नहीं थे, यह गर्मपंथी विचारधारा के थे, नरमपंथी नहीं। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। इन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्यौहार का शुरुआत किया था, सही है। और 1897 में घृणा फैलाने के आरोप में इनको कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो प्रथम नवाब थे सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, उसके बाद शाह सूजा, उसके बाद सरफराज, उसके बाद अलवर्दी खां। यानी मुर्शीद कुली खां का जो शासनकाल देखा जाए तो 1700 से 1727 तक। उसके बाद शाह सूजा का शासनकाल 1727 से 39 शाह सूजा का। उसके बाद सरफराज का 39 से 40, मात्र एक सलाह है 39 से 40 सरफराज का। और अलवर्दी खां 40 से 56, 1740 से 1756 अलवर्दी खां। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी 1, 4, 3 और 2। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। इससे पहले वेदों में, यानी कि 4 वेदों में जन का उल्लेख किया गया है, लेकिन जनपद का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। अगला क्वेश्चन है आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयात प्रतिस्थापन अंतर्मुखी व्यापार नीति। आर्थिक नियोजन विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेपो दर, रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, और यही व्यापारिक बैंक अगर रिजर्व बैंक को दे तो उसे कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या हो जाएगा? तो अवमूल्यन होगा। क्या हो जाएगा? यानी भारत में अगर मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो यही आंसर हो जाएगा अपना सी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? भू संतुलन, तो डटन। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? डटन के द्वारा। उसके बाद देखिए पिट्टी द्वीप या पिटली द्वीप, ठीक है, पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ है? तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ? लक्षद्वीप में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्र संघ का सदस्य कौन है? ABC फारू, ध्यान में रखना है। इसमें राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है इंग्लैंड। कौन नहीं है? इंग्लैंड राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ध्यान में रखना है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, बराह काठ मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? बराह काठ, तो बराह काठ जो निर्माण किया गया है यह DRDO और इजराइल के सहयोग से किया गया है। या मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र तो रेगिस्तान, नदी, वन है। बगीचा कृत्रिम पारितंत्र है, ना कि प्राकृतिक पारितंत्र। 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला, तो घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, एकदम सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन
शुद्ध शब्द का उदाहरण है। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द का उदाहरण है तो अनिष्ट, तदोपरांत, निरीक्षण, दूरवस्था सही है, दूरवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लज्जित होना, लज्जित होना। उसके बाद जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद, तो जितेंद्रिय का जित जोर इंद्रिय हो जाएगा, जित जोर इंद्रिय, जितेंद्रिय। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर बहुव्रीहि समास है, पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। उसके बाद देखिए, नौका झील में डूब गई, वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक है। नौका झील में डूब गई तो अधिकरण कारक है झील, क्या? झील। उसके बाद देखिए, डिलीजेंट शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? डिलीजेंट शब्द का समानार्थी को डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग, क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी होता है और हार्ड वर्किंग मतलब यही परिश्रमी। उसके बाद आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही केम, क्या हो जाएगा? केम यहाँ पर हो जाएगा, भरा जाएगा केम। उसके बाद देखिए, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्टली? तो ओकेजनली में OCCASIONALLY यानी ओकेजनली डी सही है। ठीक है, उसके बाद 51, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग में सही है? कौन सा परिभाषा, यानी कि जलसंधि। जलसंधि का मतलब क्या होता है? तो जलसंधि होता है मतलब जलसंधि में दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला पानी का मार्ग, तो इसमें गलत है, यहाँ है दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी, जो कि गलत है। और इस मत में दे दिया है दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण मार्ग, तो जलसंधि का हो जाएगा यह दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण मार्ग। और इस मत का हो जाएगा दो भूभाग को मिलाने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी, मतलब उल्टा दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, न तो एक न तो दो, कोई सही नहीं है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो जियोफॉर्मोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? लद्दाख के सियाचिन के पास केटुवेल, कौन सा? केटुवेल पर्वत। उसके बाद भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? यानी कि जून से सितंबर तक जो मौसम रहता है यह कौन सा मौसम रहता है? तो मानसून एवं वर्षा ऋतु, मानसून एवं वर्षा ऋतु। देखिए, पहला जो है जून से सितंबर वर्षा ऋतु मानसून का ही है। उसके बाद जून से सितंबर का अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु, अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु, अक्टूबर नवंबर में। और नवंबर के बाद दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु। और उसके बाद मार्च से मई तक रहता है कौन? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। चलिए देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 82.14%, 82.14%। वहीं महिला साक्षरता दर देखा जाए तो महिला साक्षरता दर 65.46% महिला साक्षरता दर है। और वहीं कुल देश का साक्षरता दर देखा जाए तो 74.04 कह सकते हैं 74। तो यह कुल साक्षरता दर इतनी हो जाएगी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14, महिलाओं की साक्षरता दर 65.67। ठीक है, वही स्टेट में देखा जाए तो सबसे कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला? तो केरल। कौन? केरल, जहाँ 94% साक्षरता रेट है। केरल का दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आती है लक्षद्वीप, दूसरे स्थान पर आता है लक्षद्वीप 91.85% के साथ लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर। और मिजोरम तीसरे स्थान पर 91.33% के साथ कौन है? मिजोरम तीसरे स्थान पर। और बिहार का तो सबसे कम है, कितना? बिहार का है 61.8%, बिहार का, जो कि सबसे न्यूनतम है। चलिए उसके बाद दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? दांदेली, तो दांदेली कर्नाटक में, दांदेली कहाँ है? दांदेली कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी अपना पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया। कहाँ? हीरापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है हीरापुर। और यह 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1922 में, 1922 में। चलिए उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि केरल के तटवर्ती यानी पहला ऑप्शन है कि केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यही कथन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो गलत, ज़्यादा अंतर होता है राजस्थान में। ठीक है, मतलब अपना सही आंसर है ये। चलिए उसके बाद लेटराइट मिट्टी के
छोटा करते हैं ताकि पूरा पूरा ऑप्शन दिखाई दे। चलिए, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है, जो कि सही है। उसका इसमें सामान्यतः ह्यूमरस की मात्रा, मतलब ह्यूमरस काफ़ी मात्रा में होती है, जो कि गलत है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा मतलब न के बराबर होती है, मतलब कम होती है, नहीं होती है। यही अपना आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। यह मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? टीला, सेती और बेरी यह घाघरा की सहायक नदी है। टीला, सेती, बेरी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। चलिए, उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह, मतलब इसे क्या कहा जाता है? तो आचार संहिता। क्या? आचार संहिता। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। कौन सा नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6। कितनी राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। चलिए, तो ये 6 है। उसके बाद है भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1954 में। 1954 में, जिसमें पुरुषों में मतलब विवाह की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है तो मॉरिस जोन्स। किसने? मॉरिस जोन्स ने वही सहकारी संघवाद ग्रीनविल ऑस्टिन का। सहकारी संघवाद कौन? ग्रीनविल ऑस्टिन। और अर्ध संघवाद केसी हुयर और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद कहा है? आइवर जेनिंग्स। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? महात्मा गांधी के आदर्शों पर, तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण के मतलब यह गांधीवादी का सिद्धांत नहीं है। औद्योगिकरण, यह जवाहरलाल नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू औद्योगिकरण के, महात्मा गांधी नहीं। ठीक, महात्मा गांधी कुटीर उद्योग, महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? यह कुटीर उद्योग के समर्थक थे। तो अपना आंसर यही हो जाएगा। बाद बाकी ग्राम पंचायतों का गठन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ दवाओं को रोक लगाना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये तीनों सही है। उसके बाद देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। उसके बाद निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण। क्या? उत्प्रेषण। 68 नंबर क्वेश्चन कि चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती है तो क्या करेगी? वह गठबंधन करके अपना सरकार बनाएगी। तो उसे क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। क्या? गठबंधन। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए के समान है? तो 51 के क में। उसके बाद मतलब के में, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह बीटिंग स्ट्रीट समारोह। क्या? बीटिंग स्ट्रीट समारोह। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व घूर्ण के लिए सही सूत्र है? जड़त्व घूर्ण I बराबर mr स्क्वायर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तीव्रता पकड़ना है। ठीक है, जो चालक प्रति एम्पियर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो बस तीव्रता पकड़ लिए तो टेस्ला हो जाएगा। अपना आंसर क्या? टेस्ला। चलिए, उसके बाद एक सरल लोलक यानी पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक यानी पेंडुलम को क्या कहा जाता है? धातु की गेंद को लोलक यानी जो पेंडुलम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बॉब। क्या कहा जाता है? बॉब कहा जाता है। ध्यान में रखना है, बॉब।
उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो पराध्वनिक तरंगे। कौन से तरंगे? अल्ट्रासोनिक वेव, पराध्वनिक तरंगे। चलिए उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, कि दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब क्या होता है? तो दूरी जब बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है, दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र सीधी सी बात है घटता है। उसके बाद कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं तो यह रमन प्रभाव है। क्या है? रमन प्रभाव, रमन प्रभाव। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी CaOCl2, CaOCl2। उसके बाद देखिए, गर्म जल प्रदूषक हो सकता है, गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है: गर्म जल का झरना से, एक बिजली संयंत्र से या एक उद्योग से। तो यह एक बिजली संयंत्र और एक उद्योग से प्राप्त होगा तो यह प्रदूषक होगा, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? यह हो जाएगा अपना एल्युमिनियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। 83 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक, क्या है? ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम अम्ल मिलाया जाता है? तो मोनोसोडियम गुलामेट। क्या? मोनोसोडियम गुलामेट, ग्लूटामेट। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोलाइड एक बीसमांगी मिश्रण है, सही, जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, जो कि गलत है। अपना आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर क्वेश्चन है कि जब समूह यानी आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं, यानी कि नीचे की ओर आवर्त सारणी में हम नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से अधिक दूरी पर होता है। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? ब्लड थिनर, स्कंदन रोधी। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूख या पैरापोडिया होती है? पैरापोडिया होती है तो एनिलिडा, किसमें? एनिलिडा। उसके बाद छाया में उगाए जाने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? छाया में उगाए जाने वाले पौधों साइकोफाइट्स कहलाते हैं। क्या? साइकोफाइट्स। उसके बाद है स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं इसे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया में सूत्रकणिका और केंद्रक पाए जाते हैं। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। जो कि सही है, पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिका में ताराकेंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में ताराकेंद्र का मुख्य कार्य है पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करना। पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करना। उसके बाद देखिए, फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? फूल के अंतरम भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। क्या? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों
कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो पार्थेनोजेनेसिस। क्या? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो हमें मलेरिया जो है, मलेरिया आनुवांशिक बीमारी नहीं है, बल्कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। यह आनुवांशिक बीमारी नहीं है। चलिए उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो यह जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयरन, आयोडीन और जिंक जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व अपना आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद मैथ है जो कि आपको बनाना है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन को आपको बनाना है, क्योंकि फ़ोन का स्क्रीन है, इस पर हम नहीं बना पाएंगे यह क्वेश्चन को। चलिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, किसी पार्टी में 60% व्यक्ति कॉफ़ी, 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% कुछ नहीं पीते हैं, तो कुछ नहीं पीने वाला निकाल लेना है। एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, मतलब दोनों पीते हैं, यहाँ कुछ नहीं पीते हैं। यहाँ देख लीजिए 27% कुछ नहीं पीते हैं, 248 व्यक्ति जो है कॉफ़ी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, तो यहाँ आपको निकालना है दोनों पीने वाला, ठीक है। इस प्रकार से बराबर करके और उसके बाद टोटल निकल जाएगा। चलिए उसके बाद 98, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है? तो बस मूलधन निकाल देना है। चलिए उसके बाद 99, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि उस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो मिश्रण में नए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? और 100 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग टाइप, ये आपको बना लेना है। तो 5 क्वेश्चन मैथ का आपको बनाना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है। और अगर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसकी तैयारी, उसका प्रैक्टिस सेट आपको करना है, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।